Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video, we will discuss last 15 question from Fundamental Right and State. इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद वाले पार्ट्स में मैं DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चंस करूँगा, तो प्लीज़ उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So the first question of this part is, arrange the following decisions of the Supreme Court on fundamental right relating to personal liberty in correct chronological sequence. आपके पास कौन कौन से केस दिए गए हैं? ये हैं आपके फर्स्ट केसेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला एंड द थर्ड वन इज AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, तो इन केसेस में आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले कौन सा केस आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में है 321, बी ऑप्शन में 213, सी 231 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 123। तो इसका आंसर हो जाएगा 321। पहले केस आया था AK गोपालन का, फिर आया था ADM जबलपुर का, फिर लास्ट में आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो चलिए इन केसेस में क्या क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये हम देखते हैं। In AK Gopalan case, Supreme Court said that personal liberty under Article 21 means liberty of physical body। जो आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है वो महज फिजिकल बॉडी के लिए बात की गई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें बोला गया था कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है डज नॉट मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है उसका मतलब ये नहीं कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक है, तो एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है, पहली बात तो एडीएम जबलपुर के केस को आप हेवियस कॉर्पस केस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, हेवियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। इसमें जो है कि इंडिविजुअल राइट को आप अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आता है मेनका गांधी का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड कवर्स वैरायटी ऑफ राइट्स। इसमें अब आ गया वैरायटी ऑफ राइट्स। AK गोपालन किस में कहा गया था कि ये बस एक इंडिविजुअल राइट है फिजिकल बॉडी के रिस्पेक्ट में और कोई इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें कहा गया है मेनका गांधी के केस में कि वैरायटी ऑफ राइट्स है। इसमें यह भी बोला गया था कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 321। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। और आपको पता होगा कि आप फंडामेंटल राइट के लिए अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, अगर आप केस कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सिर्फ स्टेट होना चाहिए। और स्टेट डिफाइन किया हुआ आर्टिकल 12 में। तो ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में किसको हम स्टेट नहीं मानेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। ऑप्शन 2 इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। सी इज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। या फिर डी गृह कल्याण केंद्र। तो इसमें से हम NCERT को स्टेट नहीं मानेंगे। इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ स्टेट। NCERT कैन नॉट बी सेड एज अ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a law which abuses fundamental rights is not a nullity but remains inoperative till the shadow of the fundamental rights falls over such rights. This is known as doctrine of, ऑप्शन है आपके पास, प्लेजर, पिथ एंड सब्सटेंस, इक्लिप्स या फिर सेवरेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोविज़न अगर वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज करने लगता है, उसको मतलब उसको नलीफाई करने लग जाता है, उसको कर्टेल करने की कोशिश करता है, तो उस लॉ को इक्लिप्स कर दिया जाता है, मतलब उसको छुपा दिया जाता है। लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। जब फंडामेंटल राइट का उसके ऊपर से शैडो हट जाता है, मतलब ऐसा कोई लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के बीच में आ रहा है, अब वो लॉ हो गया है, अब आगे जाकर कि वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर रहा है, तो फिर से वो लॉ उभर करके आएगा उसी पावर के साथ जिस पावर में वो पहले था। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question says, which article of the Constitution provides that the Parliament will determine the extent of fundamental rights for the member of armed forces? आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आपके पास ऑप्शंस हैं आर्टिकल 31D, आर्टिकल 32A, आर्टिकल 33 या फिर नन ऑफ दी एबव. तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर. So the next question says, mandamus cannot be issued under Article 32 where a fundamental right is infringed by. आर्टिकल 32 के अंदर जो भी रिट एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इसमें इस केस में मैंडमस के बारे में पूछा जाए तो मैंडमस कब इशू नहीं किया जा सकता है. ऑप्शन है आपके पास अगर वो राइट इन्फ्रिंज हुआ है किसी स्टैच्यूट की वजह से, स्टैच्यूटरी ऑर्डर की वजह से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से या फिर प्राइवेट बॉडी की वजह से. तो अगर कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस करता है और वो अगर स्टेट में के कैटेगरी में आता है तो उससे आप आर्टिकल 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट बॉडी हुआ तो उस केस में आप मैंडमस को इशू नहीं करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइवेट बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question says, under Article 24, which place of employment is not explicitly prohibited? Options आपके पास any factory, mine, hazardous employment of any kind या फिर होटल. तो आंसर जो है इसका होटल, क्योंकि आर्टिकल 24 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि वो फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, माइन नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी काइंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question says, in explanation 2 in sub clause V of clause 2 of article 25, मतलब कि 25 clause 2 सब clause B के अंदर में जो explanation 2 दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं. तो इसमें पूछा गया है जो एक्सप्लेनेशन 2 में कि जो हिंदूज डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन आपके पास सिख, ऑप्शन बी कन्वर्टेड मुस्लिम, ऑप्शन सी जैन या फिर ऑप्शन डी बुद्धिस्ट. तो हिंदू डज नॉट इंक्लूड कन्वर्टेड मुस्लिम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्टेड मुस्लिम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question says, the word practice mentioned in Article 25 does not include. Options are propagation, option B religious worship, ऑप्शन सी रिचुअल्स या फिर ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशंस. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोपोगेशन. आर्टिकल 25 में जो प्रैक्टिस मेंशन किया हुआ है उसका मतलब प्रोपोगेशन नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट के बारे में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, ऑप्शन आर ऑप्शन ए 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000, 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 86th अमेंडमेंट 2002 या फिर नन ऑफ दी एबव. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में राइट टू एजुकेशन को पार्ट 3 के अंदर इंसर्ट किया गया था. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. So the next question says, Article 23 of the Constitution does not prohibit. Options are traffic in human beings, option B beggar, option C forced labor या फिर ऑप्शन डी कंपलसरी सर्विस ऑफ फॉर पब्लिक पर्पसेस. ठीक है, तो आर्टिकल 23 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आप ट्रैफिक, ह्यूमन बींग के ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, बेगरी नहीं कर फैला सकते, फोर्स लेबर नहीं कर सकते. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस. ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. So the next question says, prohibition of employment of children below dash years is provided under Article 24. तो Article 24 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि children below 14 years of age, ठीक है, क्या मेंशन किया हुआ है? 14 ईयर एज के अंदर के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऐसे माइन में या फिर किसी भी ऐसे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं उसमें 14 साल से नीचे के बच्चे नहीं होने चाहिए. ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 ईयर्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन.
So the next question says, right to life under Article 21 does not include. राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है वो क्या इंक्लूड नहीं करता? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी राइट टू डाई, ऑप्शन सी पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, या फिर ऑप्शन डी राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है वो कतई नहीं बताता कि वो राइट टू डाई भी है उसके साथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पास ये राइट्स हैं कि आपको हेल्दी इन्वायरमेंट में जीना है, आपको पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर चाहिए, आपको ह्यूमन डिग्निटी के अंदर ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहना है, ये आपके पास राइट है अंडर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। लेकिन उस राइट टू लाइफ का ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास राइट टू डाई भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस अंडर आर्टिकल 19 इंक्लूड्स, ऑप्शंस आर नेचर ऑफ द राइट इन्फ्रिंज्ड, कैसा राइट है जो इन्फ्रिंज किया गया उसका नेचर क्या था, ऑप्शन बी अंडरलाइंग पर्पस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, आखिर जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुआ है उसका एक पर्पस क्या था, प्रिवेलिंग कंडीशन एट द टाइम, उस समय उस राइट का कंडीशन क्या था, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। जो भी रीजनेबलनेस टेस्ट किया जाता है वो इन तीनों के अनुसार चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स, ऑप्शन है आपके पास ऑन ग्राउंड्स ऑफ कलर, रिलीजन, सेक्स, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड सेक्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ओके, let's move forward to last question then. So this is the last question of this part, which says equality of opportunity in matters of public employment is mentioned in which of the following articles? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी और बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बात करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। इसके बाद वाले पार्ट्स में मैं DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है, उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।